Okay, then good morning all the students. जैसा कि क्लास में हमारे शायद कुछ टॉपिक्स रह गए थे, इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लास का ये जो है एक आज कंडक्ट करने को बोला तो इसमें जो हमारे मेन मेन जो पॉइंट्स रह गए थे उनको हम करेंगे। ग्रुप 3 को मैं करा चुका था, ग्रुप 1 का है, तो इसमें हम शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट प्रॉपर नेम से नहीं, अभी एंट्री शायद एक ने ली थी, उसको हमने रिमूव किया है, तो अगर आपके आसपास स्टूडेंट्स हैं तो उनको बोलिएगा प्रॉपर नेम से ही ज्वाइन करें। और बाकी स्टूडेंट भी चैट बॉक्स में अपना प्रेजेंट डाल दें। अनन्या और मनिका ने अपना चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दिया है। जो अदर स्टूडेंट हैं उन जिन्होंने नहीं डाला है वो चैट बॉक्स में अपना प्रेजेंट डाल दीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी स्टूडेंट्स को? स्क्रीन शेयर हो रही है सभी स्टूडेंट्स को? यस सर, हो रही है। ओके, ठीक। ठीक है, तो हम जैसा कि एक दो टॉपिक्स हमारे रह गए थे उसको आज हम कवर कर लेंगे इसमें। और पेपर का नाम आपको पता ही होगा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जो हमारा टॉपिक था वो था आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ कॉग्निटिव बिहेवियर. It becomes necessary when a person wants to reach a goal is not easy available. ठीक? जब हमारे लिए गोल्स तक पहुंचना जो है जरूरी होता है, पर हम उससे इजीली वो हमें अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो इट इज अ सिचुएशन इन विच समथिंग क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन रीचिंग द गोल। ठीक, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत कब पड़ती है? जब हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव ना कर पाए या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएं उसमें जो हमें इजीली अवेलेबल। ठीक है, अब जैसे हमें कुछ लिखना है, ठीक, हम लोग कहीं जाते हैं और इम्पोर्टेंट नोट, जैसे मान लीजिए कुछ हमें किसी का फोन नंबर नोट करना है, या फिर मान लीजिए आप लोग कोई लेक्चर है, कोई मेन पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, तो नोट करने का आपके पास अगर मीडियम ना हो, ठीक है ना, नोट करने का मीडियम ना हो, तभी हमारे लिए वो प्रॉब्लम। ठीक, अगर हमारे पास पेन, ठीक है, या फिर मोबाइल अवेलेबल होगा जिसमें हम नोट कर सकते हैं, तब वो सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू बैरन, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स एफर्ट्स टू डेवलप और चूज among various responses in order to attain desired goals. ठीक, ये डेफिनेशन आप कोट कर सकते हैं बैरन की प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एक और डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू विटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स द यूज ऑफ थॉट प्रोसेसेस to overcome obstacles and work towards them. ठीक, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो रुकावटें हैं, उनको ओवरकम कैसे किया जाए और जो गोल के हमारे जो गोल्स तक हमें ले जाए उसकी तरफ करने वाले जो कार्य हैं कैसे किए। नेक्स्ट है आपका स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, ये आपने अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी आपने लिखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है तो है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, हमें प्रॉब्लम्स के नेचर को समझना है। ठीक, कि प्रॉब्लम किस तरह की है, उसके नेचर को हम समझ पाएंगे, तभी हम जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको हमें अच्छे से समझना है।
पहले मैं इसको इसके जो भी स्टेप्स हैं वो बता देता हूँ, फिर उसके हम लोग 1 to 1 देखेंगे। सेकेंड स्टेप है जनरेटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फिर जो भी सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं उसको प्रॉब्लम उसको जनरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड स्टेप है जजिंग द बेस्ट अमंग द लाइकली सॉल्यूशन। जो भी जितने भी सॉल्यूशन हमने है उनमें से हमें जो बेस्ट है, जो हमें गोल्स अचीव करने में जो इजीली हो, वो हम उसको सेलेक्ट करते हैं। कैरिंग आउट द बेस्ट सॉल्यूशन। एंड फिफ्थ स्टेप है इवेल्यूएशन ऑफ सॉल्यूशन कैरीड आउट। ठीक है, 5 स्टेप्स हैं। कई अगर बुक्स में अगर पढ़ेंगे तो उसमें 3 स्टेप्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, सेकंड में आपका जनरेटिंग प्रॉब्लम, और उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं, और फिफ्थ थर्ड है वो इवेल्यूशन हो जाता है या फिर कैरिड आउट। ठीक है, तो आप 3 जो भी है, कई जगह 3 स्टेप्स दे रखे होंगे, इसमें हमने 5 जो है और कैटेगरी कर दिया है उसको। ठीक है, तो दोनों ही सही है, दोनों में से आप जो है कोई भी कर सकते हैं। ठीक, तो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ये, हियर द पर्सन ट्राइज टू अंडरस्टैंड वेदर द प्रॉब्लम इज वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड। ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड है या जो डिफाइंड सही से नहीं है। ठीक, व्हाट थिंग्स एंड विच पीपल मे बी नीडेड टू सॉल्व इट। ठीक है, जो सेकेंड स्टेप है जनरेटिंग सॉल्यूशन, सेकेंड स्टेज, आफ्टर डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, थिंक्स अबाउट इट्स पॉसिबल सॉल्यूशन। हम उसके जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन उनके बारे में सोचते हैं। Person also takes help of his past experiences and explore the sources available in present time। जो भी पर्सन के पास्ट एक्सपीरियंस है उनमें से, और जो भी उस टाइम उसके पास सोर्सेज अवेलेबल है उनमें से वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। For this he also take help, sorry, in this way he think of many ways to solve a sources available in the present time। In this way he thinks of many ways to solve a problem। He prepares a list of each such solution। It is possible that 2 or even more ways of solving a problem may be available to him। थर्ड स्टेप आपका जजिंग द बेस्ट among the likely solutions। In this stage of problem solving, the problem solver selects the best and scientific solution from the various solution decided in the second stage। जो भी उसने सेकेंड स्टेज में जितने भी सॉल्यूशन सोचे थे उनमें से बेस्ट वो उसमें से एक ऑप्शन को चूज करता है। He decided which of these various solutions will enable him to solve the problem in shortest time and without making any kind of error। ठीक है, कम टाइम में और कम एरर्स में जो सॉल्यूशन आसानी से हो जाए, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसको ही वो सेलेक्ट करता है। आफ्टर डूइंग अ comparative study of usefulness of each solution selected in second stage, he comes to the conclusion that a particular solution is most important and appropriate solution to solve the problem। फोर्थ स्टेज है carrying out the best solutions। In this stage the person selected uh, uh, put the solution into action। ठीक है, मतलब जो भी उसने सॉल्यूशन सोचा है उसको एक्शन में लेता है। he solves the problem with it। if the selected solution does not have many steps and the solution is simple, then the problem easily solved। ठीक है, but if the solution selected is complex and involves many steps, then solving the problem become a bit difficult। फिफ्थ है आपका इवेल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन कैरिड आउट। In this stage, the person evaluates the result of problem solving। In this stage, the person examines the merits and demerits of steps involved in the solution and store the important facts or points of these steps as retrieval cues so that he can use them to solve other similar problems। जो भी उसका इवेल्यूशन लास्ट में निकलता है फिर उसको सेव करके रखता है और
जब और फ्यूचर के लिए उसको सेव करके रखता है। ठीक है, जैसे हमने प्रैक्टिकल भी कराया था। ठीक है, अगर आप लोग शायद ग्रुप 1 और 2 ने वैसा नहीं किया होगा जैसे ग्रुप 3 ने किया था। हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि हम इफेक्ट देख रहे थे कि जिन मेथड से वो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करता है उन्हीं को, उसी मेथड को वो आगे यूज करता है या नहीं करता है। ठीक, तो फिफ्थ में जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व तो करता ही है, उसके बाद उसको सेव करके भी रखता है, और आने वाले जो भी फ्यूचर में उसके प्रॉब्लम आने वाली है उसको भी वो उसी से सॉल्व करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला है फंक्शनल फिक्सनेस, ये भी आपने शायद अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट में प्रैक्टिकल में किया होगा। ठीक है, वाइवा में पूछ सकते हैं आपसे ये। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे पहला है फंक्शनल फिक्सनेस। ठीक, तो यहाँ में कोई स्टूडेंट अगर बताना चाहे क्या होता है फंक्शनल फिक्सनेस तो वो बता सकता है। कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? कुछ स्टूडेंट ग्रुप 3 के भी हैं यहाँ पर, अगर बताना चाहें तो फंक्शनल फिक्सडनेस क्या होता है? कनीशा, सानवी अगर बताना चाहें तो। सर कि एक नई प्रॉब्लम जो हमने लाइक कम अक्रॉस की है, हम उसको उसी वे में कर रहे हैं जैसा हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस से की है। हम कोई क्रिएटिव आइडिया और नहीं डाल रहे, हम उसमें फिक्स्ड है पुराने मेथड पे। हम्म, अ, ये तो जैसे आप ये आपने बताया कि वो जो हमने प्रैक्टिकल में आइंस्टेलिंग इफेक्ट था वो थोड़ा बताया है, लेकिन फंक्शनल फिक्सनेस भी थोड़ा थोड़ा उससे रिलेट है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट, मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा शायद। कौन आप सानवी बोल रहे हैं ना? आप किसने यस आंसर सर। किया? आप क्लास अटेंड की थी जब मैंने ये कराया था फैक्टर अफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग? यस सर की तो थी। जब मैंने प्रैक्टिकल में ये करवाए थे आप? चलो ठीक है। हाँ, तो फंक्शनल फिक्सनेस मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था। मतलब कोई जो भी हमारे आसपास पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका एक उनको यूज करने का एक ही मतलब यूज होता है। ठीक है ना? पर तो हम ये सोचते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इसी का वर्क में यूज होगा। ठीक है, इसलिए हम उसके और भी यूजेस हम नहीं सोचते। ठीक है ना? इसका एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट है जिसका मैंने एग्जांपल क्लास में भी दिया होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो ग्रुप्स हमने लिए, दो ग्रुप्स लिए हैं। एक ग्रुप को एक ग्रुप को हमने 3 बॉक्सेस दिए हैं। ठीक है, 3 बॉक्सेस में एक में उसको दिया हमने, एक में उसको हमने मैच दिए हैं मैचेस। ठीक है, जलाते हैं इससे। एक बॉक्स में उसको हमने दिया है कैंडल। ठीक, और एक बॉक्स में उसको पिन दी है, पिंस। ठीक है, ठीक है, एक 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 ग्रुप को तो हमने ये दिया है। ठीक, दूसरे ग्रुप को हमने दूसरे ग्रुप को हमने ये सारी चीजें जो है ओपन दी हैं, बॉक्सेस में नहीं दी। ठीक है, हमने उसको हमने उसको पिंस ऐसी दी हैं, और कैंडल ऐसी दी है, और जो मैचेस हैं वो भी ऐसी दी है। ठीक है, बॉक्स में नहीं दिया हमने उसको कुछ। ठीक है ना? तो और उसको हम दोनों ग्रुप्स को हमने टास्क क्या दिया है कि आप इस मैच बॉक्स मतलब इस कैंडल को आपको पिंस के ऊपर जलाना है। ठीक है, मतलब जो ये जो कीले हैं या पिंस हैं, ठीक है, इनको आपको इसके ऊपर आपको कैंडल को फिक्स करना है। ठीक है, दीवार पे या कहीं भी। ठीक, अब जो फर्स्ट ग्रुप है जिसको हमने बॉक्सेस में दिए हैं, ठीक, वो उसके लिए टफ, वो ये नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि
वो उस टास्क में बॉक्स का यूज नहीं करते, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो हमें सामान ये बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है, उस ये बॉक्सेस का यूज केवल हमें सामान देने के लिए हुआ है, वो उसका टास्क में यूज नहीं करते, ठीक। पर जिनको ये चीजें ओपनली दे रखी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो माचिस के डिब्बे है उसको यूज में लाते हैं, उसको पहले पिन से दीवार में करते हैं और फिर उसके ऊपर कैंडल जलाते हैं, ठीक है ना। तो यही है कि फर्स्ट ग्रुप ने जो था उसने बॉक्स का यूज नहीं किया क्योंकि उनको पता है ये तो हमें सामान देने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन सेकंड ग्रुप को उनको जब ओपनली दिया गया था तो उसने उनको बॉक्स को एज अ टास्क में यूज कर लिया, ठीक है ना। तो फंक्शनल फिजनेस, तो जैसे तभी जाके कई सारी चीजों में क्या होता है कि जैसे हमारे पास पेन होता है, ठीक है, तो पेन हम सोचते हैं कि वह लिखने के काम है, ठीक है, लेकिन पेन के बहुत सारे काम और भी हो सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। आप लोग डिफेंस में पेन का यूज कर सकते हैं, कहीं आपके पास कोई एज अ वेपन भी यूज कर सकते हैं पेन को, है ना। तो ये है कि फंक्शनल फिटनेस क्या होता है, ये भी इफेक्ट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक। सेकंड था आपका मेंटल सेट, ठीक। मेंटल सेट मैंने क्लास में बताया था कि जब हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं तो फिर हमारे अंदर एक सेट जो है वो ओरिजिन हो जाता है, ठीक है। फिर हम जो बाद के प्रॉब्लम्स हैं उसको जल्दी सॉल्व कर पाते हैं और उसी मेथड से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल, इस पे एक प्रैक्टिकल भी होता है, मैंने ग्रुप 3 से पूछा था कि इस पे 2-3 साथ में करा लें या फिर एक, तो उन्होंने आंस्टरलिंग इफेक्ट पे किया। मेंटल सेट का क्या हो सकता है, जैसे रीअरेंजिंग वर्ड, ठीक है, रीअरेंजिंग द मतलब वर्ड्स, जैसे हम किसी भी हम अपने सब्जेक्ट को 10 रीअरेंज वर्ड देंगे, ठीक, तो वो उसको अरेंज करता जाएगा, तो पहले दूसरे तीसरे में वो ज्यादा टाइम लेगा, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट ले सकता है उसको अरेंज करने में, ठीक है। पर जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा तो उसके अंदर एक मेंटल सेट उत्पन्न होगा या ओरिजिन हो जाएगा कि ये एक इनका पर्टिकुलर पैटर्न है, तो वो उसी पैटर्न में लास्ट के को सॉल्व करता जाएगा, और जब लास्ट के वो वर्ड्स रीअरेंजिंग वर्ड्स में आएगा तो वो उसको 10 सेकंड, 5 सेकंड में सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो मेंटल सेट का भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इफेक्ट होता है। थर्ड है ट्रेनिंग, ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग से भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में इफेक्ट होती है। नेचर ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का नेचर कैसा है। एंजाइटी, ठीक है, चिंता, ये भी एक फैक्टर है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को इफेक्ट करता है। स्पैन ऑफ अटेंशन, हमारा इस टेंशन का स्पैन कितना है, हम वाइडर रूप में किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं या बहुत ही मतलब उसका जो विस्तार है वो कम है। सेवेंथ है इंक्यूबेशन, ठीक है, अभी इंक्यूबेशन न्यू वर्ड है। इंक्यूबेशन क्या होता है? इंक्यूबेशन एक तरह से मैंने क्लास में बताया था कि टाइम है एक, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, प्रॉब्लम सॉल्व हम कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम सॉल्व हमसे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, हम थक जाएंगे, ठीक है, और थोड़ा सा कहेंगे यार 5-10 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, ठीक। पर हम कहते तो हम रेस्ट करते हैं, पर हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में है, हमारे वो माइंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग चलती रहती है, तो वो इंक्यूबेशन का जो टाइम है वो भी हेल्प करता है हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में, ठीक है। मतलब हम थक जाते हैं कोई टास्क करते हुए या फिर बोर हो जाते हैं, ठीक है, तो हम 5-10 मिनट कहते हैं कि यार थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, और हम उस वो प्रॉब्लम सॉल्विंग फिर भी हमारे माइंड में चलती रहती है, जो रेस्ट का टाइम है उसे इंक्यूबेशन बोलते हैं, ठीक। एट्थ है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब होता है कि अ, जितने भी हो सके कोई भी प्रॉब्लम उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्यूशन के बारे में सोचते रहना, ठीक है, जिस मतलब अपने माइंड में बहुत ही ज्यादा जोर देना हर सॉल्यूशंस को, ठीक। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में बता सकते हैं। बाकी ग्रुप 3 को मैंने ऑनस्टेलिंग इफेक्ट के बारे में बताया था। ऑनस्टेलिंग इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी जब सब्जेक्ट ही इजी सॉल्व होने वाले क्वेश्चन को या टास्क को भी पहले से किए गए मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करता है, जबकि उसके पास उसका इजी हो सकता था, ठीक है, पर फिर भी वो पहले के यूज किए हुए लेंथी सॉल्यूशन को ही करे तो उसे अनस्टेलिंग इफेक्ट कहते हैं। इसी पे हमने प्रैक्टिकल करवाया।
नेक्स्ट है आपका टॉपिक डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर in which a person has many alternatives out of which he has to choose one। ठीक है, बहुत सारे अल्टरनेटिव में से किन को चूज करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगी, उसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रोक, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स evaluating alternatives and making choices among them। According to Morgan, decision making is a kind of problem solving in which we are presented with several alternatives among which we must choose। According to Matlin, decision making involves choices concerning the likelihood of uncertain events। Decision making occurs in situations in which we make prediction about the future, select among two or more alternatives, or make estimates about frequency on the basis of scanty evidence। ठीक, तो डिसीजन मेकिंग की मैंने डेफिनेशंस कोट की हैं, इनको आप जो है एग्जाम में भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से चूज करना, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आता है। ठीक, एक कॉन्सेप्ट ये भी है, डिफरेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोग डिसीजन मेकिंग और जजमेंट को एक ही तरह ले लेते हैं, पर थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें। ठीक है, मतलब अभी judgment is a process in which a person forms an opinion about events and other people on the basis of available information, reaches a conclusion, critically evaluates them। ठीक, मतलब एक तरह से एक ओपिनियन बना लेना किसी इवेंट को या किसी लोगों के बारे में, किसी के बारे में, ऑन द बेस जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, और कंक्लूजन पे पहुंच जाना, और एक तरह से क्रिटिकल इवेल्युएट, मतलब एक तरह से आलोचनात्मक कहते हैं इसको, मूल्यांकन करना। ठीक है, पर डिसीजन मेकिंग क्या होता है? इज अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन शोज हिज चॉइस अमंग द अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट सम ऑफ द ऑप्शंस रिसीव्ड एंड अबेंडन्स सम। ठीक, ठीक है, अब देखिए इसमें एक एग्जांपल पे मैं आपको समझाऊंगा कि जजमेंट और डिसीजन मेकिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, जैसे आप किसी इवेंट में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो आप नए लोगों से मिलते हैं किसी, ठीक है, नए लोग आपसे इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वहां जब आप उस नए पर्सन से मिल रहे हैं तो आप उसको जानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसका बिहेवियर का देखते हैं, फिर उसके बारे में एक ओपिनियन बनाते हैं कि हाँ ये पर्सन अच्छा है या बुरा है, कैसा है, इसका एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया, ये जो है, ये एक जजमेंट। ठीक, अब डिसीजन मेकिंग क्या है? अब नेक्स्ट फंक्शन में, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन में हम उसको इनवाइट करें या उसके साथ जाएं या नहीं जाएं, ठीक है, वो जो प्रोसेस होगी वो डिसीजन मेकिंग में आएगी। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल एज एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक, बायसेस इन डिसीजन मेकिंग। ठीक, बायसेस इन डिसीजन मेकिंग, सबसे पहला है कंफर्मेशन बायस, सेकंड है बिलीफ परसिवरेंस, थर्ड है ओवर कॉन्फिडेंस बायसेस, और फोर्थ है हिंडसाइट बायस। ठीक, अब ये बायसेस डिसीजन मेकिंग में ऐसे कौन कौन से बायसेस या एरर्स भी बोल सकते हैं। ठीक, ये क्या है? ठीक है, तो कंफर्मेशन बायस क्या है? मतलब जब पर्सन जो है अ, उन्हीं उन्हीं को उन्हीं बातों को वो समझे या फिर उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करे जो उसके जो उसका एक तरह से अ, उसको लगे कि सही है। ठीक, ठीक, कंफर्मेशन बायस इज अ कॉमन बायस इन डिसीजन प्रोसेस विच इट रिफर्स टू टेंडेंसी, ठीक, इन विच अ पर्सन सर्च फॉर इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट हिज और हर ओपिनियन and discard information that does not support his or her opinion। ठीक है, उसी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना जो इसका सपोर्ट करती है। ठीक, और जो उसे लगता है कि ये बात मेरे को सपोर्ट नहीं करेगी तो वो उसको नेग्लेक्ट करता है। ठीक है, जैसे इसका क्या नाम है कि एग्जांपल ये हो सकता है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो उन्हीं
न्यूज़ को सपोर्ट करते हैं जो उनके हित में होती हैं, और जो नहीं करते उनको निग्लेक्ट करते हैं। ठीक, तो इसे कंफर्मेशन बायस बोलते हैं। सेकंड है आपका बिलीफ परसिवरेंस। ठीक है, बिलीफ परसिवरेंस इज अ प्रिजुडाइज विच इज वेरी सिमिलर टू इन विच अ पर्सन रिमेन्स फर्म ऑन हिज बिलीफ डिस्पाइट कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस। ठीक, बिलीफ परसिवरेंस मतलब होता है कि अपने ही पर ज्यादा विश्वास रखना कि जो मैंने कहा है या जो मैंने किया है वही सही है। ठीक है, चाहे वो गलत भी हो फिर भी वो अपने बिलीफ में कॉन्फिडेंट रहता है। नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ठीक, ये क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस बायस? This is a bias in which a person shows more confidence in the decision to be taken, and his decision is not based on the relative frequency of correct answers. ठीक, अ, मतलब आपके पास ऐसे एविडेंस मौजूद है कि ये ऐसा नहीं है, मतलब फिर भी जो है उसी पर फ्रीक्वेंसी, उसी डाटा पे अपने जो है डिसीजन बनाना। ठीक है, ये ओवर कॉन्फिडेंस बायस होता है। फोर्थ है हिंडसाइट बायस। Hindsight bias. It is has been observed that in the decision process, people will not only overconfident that they know what will happen in the future, but they also show overconfidence about those circumstances. ठीक है, इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं हम कि जैसे इंडिया कभी मैच जीतता है या हारता है, ठीक है, तो कुछ लोग आपको ऐसे बोलते हुए पाए जाएंगे कि अगर इंडिया हार जाता है तो वो कहेंगे अरे मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि इंडिया हार जाएगी। ठीक है, या फिर जीत जाती है तो पहले वो कहते हैं कि अरे मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि जीत जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो है ये एक हिंडसाइट बायस के एग्जांपल्स हैं। ठीक, इसके बाद है सम गाइडलाइंस फॉर टेकिंग बेटर डिसीजंस। ठीक है, कुछ ऐसे गाइडलाइंस जो आपके डिसीजन मेकिंग को बेटर बनाते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेटिंग ऑन फैक्ट्स, जो भी आपके पास फैक्ट्स हो उस पर कंसंट्रेट करना। नेक्स्ट है कंसीडरिंग द अल्टरनेटिव व्यूज, आपके पास अल्टरनेटिव व्यूज है उनको भी कंसीडर करें। इवेल्युएशन ऑफ ऑल ऑप्शन, सभी ऑप्शंस का इवेल्युएशन करना चाहिए। फ्लेक्सिबल अप्रोच, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कुछ लोग जैसे फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, वो अपने ही थिंकिंग में कहते हैं कि कोई भी टास्क होगा तो हम ऐसे ही करेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं रहते। फिफ्थ है अवॉइड बीइंग ट्रैप्ड बाय वेरियस इमोशन। ठीक, ये बहुत ही मेन ऑप्शन है कि हमें इमोशंस को दूर, कोई भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कोई भी जजमेंट करते हैं तो उसको हमें थोड़ा इमोशनलेस रखना चाहिए, क्योंकि इमोशंस जहाँ आते हैं फिर वो थोड़ा बायसनेस हो जाता है डिसीजन। ठीक है, तो ये आपके मेन टॉपिक्स थे जो छूट गए थे। बाकी आने वाले टाइम में मैं जो है इनके नोट्स भी आपको एज अ पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगा ग्रुप में। ठीक, जैसे जैसे मुझे बुक्स मिलती जा रही हैं, अवेलेबल होती जा रही हैं, मैं इनको प्रोवाइड ग्रुप में करा दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सभी स्टूडेंट्स जो हैं अपना चैट बॉक्स में प्रेजेंट सबने डाल दिया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं डाला है तो वो चैट बॉक्स में अपना प्रेजेंट डाल दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग जो है क्लास लीव कर सकते हैं, जिन्होंने अटेंडेंस मार्क कर दिया है, चैट बॉक्स में आपने मार्क कर दिया, वो लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।